Hello students, welcome to Nimbus Learning Powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में. आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है. तो कल अपन ने बजट के रिगार्डिंग बात करी थी और देखा था कि बजट के टाइप्स देखे थे हमने, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कई सारे बजट के टाइप्स के बारे में बताया था. ठीक है, तो आज एक और बजट बच रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. तो कल एक बजट छूट रहा था. जो लोग भी ऑनलाइन है उनको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कौन कौन ऑनलाइन है भाई? जो लोग ऑनलाइन है एक बार मुझे शो करें, बताएं. देखिए, तो कल अपन ने शायद 36 नंबर का क्वेश्चन, नहीं 36 नहीं, अपन ने किया था 35 नंबर का क्वेश्चन. 35 नंबर का क्वेश्चन हमने किया था और इसमें था द जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम विच ईयर. किस साल एक्सपेरिमेंट किया गया था? जितेंद्र गुड इवनिंग. तो इसका राइट आंसर था ए 1983 में या 84 अगर आता है तो आप लगा सकते हैं. 83 में फर्स्ट बार जीरो बेस बजट इंट्रोड्यूस किया गया था. कल मैंने आपको सारे बजट्स बताए थे, एक उसमें बजट बच गया था जिसको हम बोलते हैं आउटकम बजट. आउटकम बजट. अब ये आउटकम बजट क्या होता है जी? तो आउटकम बजट का मतलब होता है कि जो भी लास्ट ईयर का बजट था उसके आउटकम को ध्यान में रखते हुए कि वो जो आपने टारगेट रखा था इनकम अर्न करने का और एक्सपेंडिचर करने का, क्या वो फुलफिल हुआ? तो उसके आउटकम को ध्यान में रखते हुए अगला बजट तैयार करना और फिर उसके आउटकम को पूरा करने की कोशिश करना, उसको हम बोलते हैं आउटकम बजट. तो ये भी एक बजट का टाइप था. तो ये सारे मैंने टाइप्स आपको बता दिए. तो इसका राइट आंसर ए है. क्लियर? क्लियर हो गया बजट पर जितेंद्र? आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? डिवैल्यूएशन लीड्स टू चीपर इंपोर्ट in the domestic market. Devaluation leads to expensive exports to the foreign market. Devaluation leads to expensive import in the domestic market and devaluation reduce the exports to the foreign markets. ये कह रहा है. अब इसका आंसर आपको बताना है. मैं एक बार हिंदी भी दिखा देता हूं, शायद हिंदी में आप लोगों को समझ में आए. जो लोग हिंदी के हैं उनको हिंदी का समझ में आ जाएगा, जो इंग्लिश के हैं उनको इंग्लिश का मैंने दिखा दिया है. तो चलिए इसका आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइएगा सर. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जितेंद्र आंसर दो. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए, बताओ जल्दी. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर. कौन कौन ऑनलाइन है? 3 लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं. कौन कौन ऑनलाइन है? जल्दी इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट. फिर मैं समझाता हूं आपको कि 36 का आंसर क्या है. ठीक है, बताओ भाई. सी बता रहे हैं भाई जितेंद्र कि राइट आंसर इज सी है सर. बताइए और लोग जो भी ऑनलाइन है एक बार आंसर बताएं इसका कि राइट आंसर क्या होगा. बताइए इसका आंसर 36 का आंसर. और कौन कौन ऑनलाइन है? देखो, एक बार इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं. यहां पर डीवैल्यूएशन की बात कर रहा है. ये अपन बोलते हैं इसको डीवैल्यूएशन. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप समझेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है. एक बार इसको हम समझते हैं. ठीक है, चलिए.
डिवैल्यूएशन, हिंदी में बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, आप देखेंगे किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत मायने रखता है। इसको हम बोलते हैं आयात और इसको बोलते हैं अपन निर्यात हिंदी में। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा जी, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ट्रेड। उसके बाद मान लीजिए जितना एक्सपोर्ट किया आपने उतना ही इंपोर्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, संतुलित व्यापार। और मान लीजिए एक्सपोर्ट आपने ज्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड। मुनाफे का व्यापार बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और ये हो गई तीसरी कंडीशन, तो किसी भी देश के डेवलपमेंट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, तो आप जानते हैं कि अगर कोई देश ज्यादा इंपोर्ट करता है तो उस कंडीशन में उसके देश की करेंसी जो है वो दूसरे देशों में ज्यादा फ्लोट होती है, तो क्या होगा, वो देश और गरीब होगा, ऑफ कोर्स होगा। इसका मतलब है कि उसके देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तभी वो दूसरे देशों पर डिपेंड है और वहां से वो चीजें आप परचेज करता है, मतलब इंपोर्ट करता है, खरीदता है। तो जब आप खरीदेंगे तो आपके देश की करेंसी दूसरे देश में जाएगी। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग कम है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम है, और फिर दूसरे देशों से आप खरीदेंगे तो आपके देश की करेंसी की फ्लोटिंग दूसरे देशों में होगी, तो इससे क्या होगा, वो देश और गरीब होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट ज्यादा है, तो ये लॉस ऑफ ट्रेड है, व्यापार घाटे का व्यापार है, और उस कंडीशन में कोई भी देश जो है वो डेवलप नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा है कि जितना आपने एक्सपोर्ट किया उतना ही इंपोर्ट किया, तो बैलेंस है, न ज्यादा खरीदा ना ज्यादा बेचा, बराबर बराबर है, तो बैलेंस में है। लेकिन सभी देश ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम एक्सपोर्ट करें और कम से कम हम लेस इंपोर्ट करें। रीजन ये होता है कि आप अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, और अधिक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसका मतलब अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और जब अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो अधिक खूब सारे लोगों को काम मिलेगा, उनको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, सब कुछ बढ़िया होगा। तो कोई भी देश चाहता है कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करे, तो ये कंडीशन होगी, और फिर अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करेंगे तो खूब सारी फॉरेन करेंसी का फ्लो आपके देश में आएगा, तो आप और अमीर होंगे। और इंपोर्ट कम करेंगे तो आपकी निर्भरता दूसरे देशों पर नहीं होगी, खुद अपने देश पर निर्भर रहेंगे, तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी देश नहीं चाहता कि इंपोर्ट अधिक हो, इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा हो। अब अवमूल्यन, यहां पर डिवैल्यूएशन की बात क्यों आती है और क्या है डिवैल्यूएशन का मतलब, तो डिवैल्यूएशन आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग ही ये वर्ड यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, अब इसका मतलब समझिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो अवमूल्यन क्या होता है बॉस, तो इसका सीधा सीधा एक शॉर्ट ट्रिक है कि टू प्रमोट फॉरेन, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, सीधे कह लो आप एक्सपोर्ट या फॉरेन ट्रेड, मतलब निर्यात को प्रोत्साहन देना या विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देना। इस डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स डिवैल्यूएशन भारत में किया गया। कब कब, पहला डिवैल्यूएशन किया गया था 1949 में, दूसरा डिवैल्यूएशन किया गया था 1966 में, और तीसरा डिवैल्यूएशन किया गया था 1991 में। 3 बार डिवैल्यूएशन किया गया है। अब यहां पर डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, डिवैल्यूएशन मतलब
अवमूल्यन, मूल्य को कम करना। किसके मूल्य को कम करेंगे भाई? किसकी प्राइस को डिवैल्यूएट करेंगे? तो इसका मतलब है कि अपने करेंसी को हम डिवैल्यूएट करेंगे। इसका मतलब क्या है समझिएगा। तो मान लीजिए कि लास्ट ईयर अपना 15,000 करोड़ का फॉरेन ट्रेड अपन करते थे, ठीक है। इस साल वो ट्रेड 15,000 करोड़ से घट के 7,000 करोड़ हो गया। इसका मतलब 8,000 करोड़ का हमारा जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब एक्सपोर्ट था, वो कम हो गया। तो उससे क्या होगा? एक तो 8,000 करोड़ का आपको लॉस हुआ। उसके बाद 8,000 करोड़ की जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी कंपनीज में, और उसमें लगे जो एम्प्लॉयज हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, मतलब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो पैसे का भी नुकसान हुआ, साथ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते थे वो भी नहीं बिकेगी, और जो लोग काम करते थे उस प्रोडक्शन को बनाने में वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मास लेवल पर अपने को नुकसान हुआ फाइनेंशियली। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कब हमारा जो फॉरेन ट्रेड है, एक्सपोर्ट, वो कम हो जाता है किसी रीजन से, तो उसका असर हमारी इंडस्ट्रीज, उद्योगों पर ज्यादा पड़ता है। तो उस चीज को, उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट एक स्टेप लेती है, एक कदम उठाती है। क्या? तो गवर्नमेंट जानबूझ के अपने रुपये की वैल्यू को किसी फॉरेन करेंसी के वैल्यू के पैरेलल कम कर देती है, ठीक है। जैसे डॉलर जो है वो हॉट मनी है, मतलब पूरे वर्ल्ड का फॉरेन ट्रेड डॉलर के अकॉर्डिंग होता है। तो उसका भारत सरकार क्या करेगी? तो डॉलर के पैरेलल अपनी करेंसी की वैल्यू को थोड़ा कम कर देगी। इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होता है कि जैसे ही आप अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं, इससे उस देश में आपके गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। कैसे भाई? तो मान लो ये मार्कर की कीमत पहले 50 रुपये थी, ठीक है। तो वो एक मार्क 50 रुपये में या $1 में एक मार्कर खरीदता था। अब जैसे ही रुपये की हमने वैल्यू कम करी, अब उसको $1 में 2 मार्कर मिलेंगे। तो जैसे ही सस्ता होगा, क्या वो चीज खरीदने के लिए मोटिवेट होगा? आप देखेंगे जब सेल चलता है तो अपन जाते हैं एक चीज खरीदने और 2 चीज खरीद के ले आते हैं। क्यों? क्योंकि सेल में उसी प्राइस में अब आपको 2 चीज मिल रही है, तो हम मोटिवेट होते हैं अधिक से अधिक परचेज करने के लिए। तो वैसे ही जैसे ही अपने रुपये की वैल्यू कम होगी, तो वो हमारे देश के कॉटन के कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट की चीजें पसंद तो करते ही है, क्योंकि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो जैसे ही उनको कम प्राइस में मिलेगा, वो तुरंत मोटिवेट होंगे अधिक से अधिक परचेज करने, खरीदने के लिए। और जैसे ही वो खरीदेंगे, तो जो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया था वो दोबारा से बढ़ जाएगा। तो एक निश्चित, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक गवर्नमेंट अपने रुपये की वैल्यू को डिवैल्यूएट करके रखती है। जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, फिर रुपये की वैल्यू को वो अब इंटरनेशनल मार्केट पे छोड़ देते, मतलब उसको मेंटेन कर लेती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, अवमूल्यन, ठीक है। और ये किया क्यों किया जाता है जी? तो टू प्रमोट एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड, मतलब निर्यात या विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन का स्टेप लेती है। और अभी तक 3 बार लिया जा चुका है, जब हमारे देश का फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, कम हो गया था। क्लियर हुआ जितेंद्र? बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? ओके, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था डिवैल्यूएशन का। तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा? तो निर्यात तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन आयात महंगा हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या था? सी। तो राइट आंसर, डिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सपेंसिव इंपोर्ट, मतलब आयात महंगा हो जाएगा और डोमेस्टिक इन द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। क्लियर? क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बताइएगा। विच 5 year प्लान इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी? बताइए सर, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मतलब समझते हो? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी समझते हैं आप जितेंद्र? समझ रहे हैं? लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी समझते हो? नो। अच्छा हिंदी दिखाऊं? ओके, लो हिंदी देखो।
किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? बताइए, किस 5 ईयर प्लान को लिबरलाइजेशन का के रूप में भी जाना जाता है? बताओ आंसर, आंसर बताओ। और लिबरलाइजेशन समझते हैं आप? यस नो बोलो जितेंद्र। देखो मैं बता रहा हूं, राइट आंसर तो है बी, 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान का टेन्योर आप देखेंगे तो ये है 1992 से 97, जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया था। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। क्लियर हुआ? अब इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ जाएंगे। देखिएगा इधर, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि 1947 से लेकर और 1990 तक हमारी जो इकोनॉमी थी वो थी क्लोज्ड इकोनॉमी, मतलब बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था थी हमारी इकोनॉमी। ठीक है, अब 1991 में पहली बार हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ। ये क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? इसको एनईपी की, एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, इसको राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। ये था, आप देखेंगे पहला एल, पी और जी। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तीन टर्म्स हमारी इकोनॉमी में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ अपन ने अपनाया। डू यू नो अबाउट दैट? नवीन और जितेंद्र, क्या आप इस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, इन तीनों के बारे में जानते हैं? हाँ या ना में मुझे तुरंत जवाब दो, बोलो। जानते हो इन तीनों के बारे में? जितेंद्र जानते हैं आप? नवीन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जितेंद्र फिर क्यों नहीं आपने आंसर दिया उसका? बोलो, बताऊं इसको थोड़ा सा समझाऊं या नहीं? आंसर बोलो, इसको थोड़ा थोड़ा समझाऊं या नहीं? थोड़ा पढ़ा था पहले, याद नहीं आता ऐसा। चलो इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं मैं, उसके बाद फिर ये आप समझ जाएंगे कि क्यों है आंसर। समझाऊं या नहीं, आगे बढ़ूं? बोलो नवीन, जितेंद्र, इसको समझाऊं या छोड़ के आगे बढ़ूं? समझा दो सर। ठीक है, ओके। चलिए देखिए इधर, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ये क्या है डेवलपमेंट। देखिए, देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में नई आर्थिक नीति। ठीक है, ये नई आर्थिक नीति कब आई जी? तो ये आई 1991 में। ठीक है, इसमें तीन बातें आई हमारे सामने, पहला एल, दूसरा पी और तीसरा जी। एल से लिबरलाइजेशन, हिंदी में मैं लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख दिया था मैंने, इसको बोलते हैं उदारीकरण। पी से निजीकरण, और जी से भूमंडलीकरण, या आप इसको कह सकते हैं वैश्वीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके क्या है लिबरलाइजेशन का मतलब। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है आप देखेंगे, लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एंड ऑफ लाइसेंस सिस्टम, उसके बाद फ्री
ट्रेड, उसके बाद एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ सेज, ये उदारीकरण का मतलब, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSUs, और ये है द नेशनल इकोनॉमी कन्वर्ट इन ट्रांसनेशनल, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का राष्ट्रपारीय होना। ये है इंडिया अपना, ये फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। देखना अभी तक ध्यान से समझना इसको क्या है। 1991 में ही हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों अपनाए, इसके पहले क्यों नहीं अपनाया, और आज उसी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बदौलत आज हमारी इकोनॉमी ओपन हुई और डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ जुड़ी, और आज हमारे देश का इतना डेवलपमेंट हुआ। अगर अपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले अपना लिया होता तो शायद हो सकता था कि आज हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में होते। रीजन क्या है समझिएगा फटाफट, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। 1947 में जब अपन आजाद हुए तो हमने तब कहा गया कि भाई अपनी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा रखा जाए। तो किसी ने कहा कि भाई ओपन करते हैं, किसी ने कहा क्लोज रखते हैं। ओपन करने की बात हुई तो कहा कि भाई अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो जैसे पहले अंग्रेज आए थे भारत में ट्रेड करने, और ट्रेड करते करते उन्होंने हमें पॉलिटिकली स्लेव बना लिया और फिर हमारे एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। तो अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया तो फिर से कोई विदेशी आएगा और हमें इकोनॉमिकली स्लेव बना लेगा। तो इसलिए हम अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, क्लोज रखेंगे, मतलब फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्टेड होगा, बहुत बैरियर होंगे, और किसी को भी ओपन हम अपने देश में आके ट्रेड करने की परमिशन नहीं देंगे। इस तरह से अंग्रेजों के डर से जो अंग्रेज शुरू में जब ट्रेड करने आया, ट्रेड करते करते उन्होंने हमें गुलाम बना लिया, उस डर से हमने आजादी के बाद अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा, बंद रखा, सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे, मतलब फॉरेन ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस होंगे, कई सारी चीजों पर कई सारे बैरियर लगा रखे थे हमने। तो ये बैरियर चलता रहा और इस दौरान हमारे देश में कई सारे रिसेशन आया, मंदी का दौर आया, लेकिन हमने निकलने की कोशिश करी इससे अपने रिसोर्सेज के थ्रू। और कई बार इसी दरमियान हमें 1990 के दौरान वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ा, मतलब गोल्ड कई टन गोल्ड जमा करना पड़ा, उसके बदले में रुपये छापने की परमिशन मिली अपनी इकोनॉमी से बाहर निकल। 1990 के दौर में हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब भाई साहब हमारे देश की इकोनॉमी पूरी तरह से रिसेशन में जा रही थी। तो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। तो मनमोहन सिंह ने सुझाया कि सर एक काम करते हैं, चलते हैं वर्ल्ड बैंक के पास और पैसा मांगते हैं अपनी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालने के लिए। जब ये दोनों गए वर्ल्ड बैंक के पास तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पैसा तो देंगे लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर ओपन करते हो तो ही हम आपको फंड देंगे जिससे आप अपनी इकोनॉमी को फिर से दोबारा ट्रैक पर ले आ सको। तो अपने पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपना लिया जिसको रावमन मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1991 में जिस रिफॉर्म्स की बात करी थी वर्ल्ड बैंक ने, वो रिफॉर्म्स था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? तो लिबरलाइजेशन के थ्रू हमने क्या किया? तो लिबरल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को लिबरल कर लिया। क्या? तो जो टैरिफ और डंपिंग ड्यूटी लगता था इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पर, उसको गवर्नमेंट ने लोअर रेट पर कर दिया, जिससे कोई भी फॉरेन कंट्री का बंदा अब आपके देश में इन्वेस्ट भी कर सकता है और आपके साथ मिनिमम अमाउंट पर टैरिफ देके आपके साथ ट्रेड भी कर सकता है। एक दूसरा कि पहले मल्टी विंडो सिस्टम था, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है तो अलग अलग ऑफिस से उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। अब सिंगल विंडो बना दिया गया, एक ही विंडो पर दीजिए और तुरंत परमिशन मिली, आप इन्वेस्ट कीजिए। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को इस तरह से लिबरल किया। उसके बाद एंड ऑफ लाइसेंस सिस्टम,
पहले लाइसेंस बनाया गया था कि लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और वो बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स होता था, कोई लाइसेंस ले ही नहीं पड़ता था। गवर्नमेंट ने उस लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, अब कोई भी आराम से आके भारत में इन्वेस्ट कर सकता है या ट्रेड कर सकता है। तो ये पॉलिसी लिबरल की। उसके बाद कई नेबर कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड FTA के रूल्स अपनाए। उसके बाद एबोलिशन ऑफ ऑल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट के सारे जो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे उसको खत्म करके हमने उसको लिबरल कर दिया। उसके बाद भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि भाई साहब अपनी दशा पहले से खराब थी, इंडस्ट्री थी नहीं, एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ता जा रहा था, तो जरूरत थी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करके भारत में इन्वेस्टमेंट कराने की, ताकि उनके इन्वेस्टमेंट से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार का अवसर बढ़े और हमारे देश का विकास हो। तो हमने सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की अपने देश में उस उदारीकरण के दौर में। ठीक है, ये किया हमने। दूसरा किया हमने प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये क्या होता है जी? तो आप देखेंगे कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हेवी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, भारी एवं निर्मित उद्योगों को। और इस दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगाए गए। और आप देखेंगे सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद गवर्नमेंट ने बड़ी सारी इंडस्ट्रीज फॉर्म की। तो जो इंडस्ट्रीज फॉर्म की वहां पर मार्केट में कंपटीशन तो था नहीं 1990 से पहले। तो जो कंपटीशन नहीं होने की वजह से जितनी भी गवर्नमेंट PSUs थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, वो मनमर्जी काम करते थे। अभी आप देख लो BSNL और MTNL की दशा, कितना पुराना अप्रोच फॉलो करते हैं और अभी भी मनमर्जी करते रहते हैं उनके एम्प्लॉयज। कोई प्रॉब्लम या कंप्लेन है तो उसको सॉल्व नहीं करते, जिसकी वजह से घाटे पर चलता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी जितने भी PSUs थे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घाटे में चल रहे हैं, और उन सभी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? तो एक तो जो कंपनी घाटे में चल रही थी, घाटे में चलने की वजह से गवर्नमेंट को अपनी जेब से सैलरी पे करनी पड़ रही थी और उस कंपनी का आउटपुट कुछ था नहीं। तो जैसे ही प्राइवेटाइजेशन किया, तो प्राइवेटाइजेशन करने से क्या हुआ? कंपनी जो उसमें गवर्नमेंट का फंड फंसा हुआ था वो पैसा निकल गया। अब उस पैसे से गवर्नमेंट दूसरे डेवलपमेंट के काम करेगी। दूसरा कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर उसको अंडरटेक करेगा तो उसके मैनेजमेंट, उसमें टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंप्रूव करेगा और उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएगा। तो जो कंपनी अभी बंद होने के कगार थी, अब प्राइवेट सेक्टर के हैंड में आने के बाद वो कंपनी में टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं कंपनी के बंद होने की वजह से, उनको दोबारा एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। इससे क्या हुआ? तो इससे जितने भी ऐसे PSUs एकदम दुर्दशा जिनकी खराब थी और बंद होने के कगार पे थे, उनको बेच के गवर्नमेंट ने फंड भी रेज किए और साथ में उस कंपनी को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके चलाया और रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है, तो यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट, निजीकरण से ये बेनिफिट हुआ। तीसरा, भूमंडलीकरण। पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, बंद थी, ना हम किसी देश के साथ अपने गुड्स बेच पाते थे, ना खरीद पाते, ना हम इन्वेस्टमेंट करा पाते थे। तो भाई मान लो जब आपका लिंक दूसरे कंट्रीज के साथ नहीं होगा, तो जब आप ट्रेड नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ना कराएंगे, तो क्या आपकी स्थिति अच्छी होगी? नहीं होगी। आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप सबके लिए रोजगार मुहैया करा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, इंडस्ट्रीज फॉर्म कर सके। तो उस कंडीशन में कंट्रीज दूसरे देशों से अपने देश में इन्वेस्ट कराती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो वो हम कर नहीं रहे थे, हमने इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था। ये हमने क्लोज खत्म कर दिया और हमने क्या किया कि वर्ल्ड के डिफरेंट इकोनॉमी के साथ अपने को लिंक कर लिया। इससे क्या हुआ? तो कई डिफरेंट कंट्रीज से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए। ठीक है, आयात निर्यात बढ़ा। तो जब इन्वेस्टमेंट होंगे तो मास लेवल पर इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई, मास लेवल पर इंडस्ट्रीज फॉर्म हुई तो लाखों लोगों को रोजगार मिला। जब रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, एक फायदा। दूसरा कि दूसरी कंपनियों को हमने अपने आने का न्योता दिया ट्रेड के लिए, तो बाहरी कंपनियां जब हमारे देश में आई तो मार्केट में कंपटीशन का माहौल तैयार हुआ, जिसमें पहले मोनोपोली थी, कुछ खास ही कंपनियां थी हर ब्रांड की। आप देख लो, गाड़ी में आप देखेंगे बजाज था, जूते में बाटा था, और मफतलाल कपड़े में, हर चीज का एक फिक्स ब्रांड था। जब 1991 के बाद रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो वर्ल्ड की डिफरेंट कंपनियां हमारे देश में आई एक साथ। तो अब एक ही गुड्स के मल्टीपल हम के वेराइटी हमें मिलनी शुरू हुई। तो इससे क्या हुआ? मोनोपोली खत्म हुई, रिजिडिटी खत्म हुई। पहले वो अधिक कीमत पर चीजों को बेचता था, अब क्या हुआ जी? अब
कंपटीशन हुआ तो कम कीमत में अच्छी क्वालिटी की चीजें हम लोगों को मिलने लगी, और कंपटीशन में क्या होता है और चीजें बेहतरीन मिलती है कंज्यूमर्स को। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज के मनी का फ्लो हमारे देश में बढ़ा, तो जो प्रॉब्लम्स पहले इनसे लिंक नहीं होने की वजह से थी, अब वो फ्लो बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ, और बहुत सारे गुड्स हमारे देश में है जिससे लोगों को सस्ती दर पर अच्छी क्वालिटी की चीजें मिलनी शुरू हुई। तो इस तरह से इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्या हुआ, हमारे देश में जो व्यवस्था पहले बिल्कुल रुकी हुई थी, बंद सी थी, अब वो खुल गई और हमारे देश में एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया। तो वो रिफॉर्म्स हमने अपनाया 1992 का जो 8th 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने इन तीन कॉन्सेप्ट के साथ अपना 5 ईयर प्लान बनाया, 92 से 97 वाला। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? नवीन और जितेंद्र क्लियर हुआ कि नहीं होगा? अब कोई दिक्कत इसमें? पक्का? चलिए, ये था बॉस उदारीकरण का। ये हमने इसलिए, हमारा देश हमसे पहले चाइनीजों ने रिफॉर्म्स अपना लिया था और अपनी इकोनॉमी को ओपन करके खूब डेवलपमेंट किया, और हमने बहुत बाद में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाया। अगर हम अपन लोग भी पहले अपना लिया होता इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो शायद हमारा देश भी आज बहुत आगे होता। ठीक है, आइए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ओहो कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? ठीक है, तो ये था इसका आंसर 8th 5 ईयर प्लान, और इसका टाइम पीरियड 1992 से 97। पता है ना भाई, मैंने तुम लोग को बताया था ना, याद है ना 5 ईयर प्लान के सारे ईयर्स बताए थे। जितेंद्र क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बताइए इसका आंसर। ये एग्जाम में कई बार पूछा है और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डैश रेशियो स्पेसिफाइड द प्रोविजन that banks must keep a fraction of their deposit with RBI। अच्छा हिंदी दिखाऊं? लो हिंदी देख लो। अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। बताओ आंसर। नवीन आंसर बताओ इसका। इनके बारे में तुम लोग को मालूम है? चलो देखो इधर, इन सभी के बारे में मालूम है आपको? फटाफट बताओ मुझे। हिंदी में बोलते हैं इसको बैंक दर, इसको बोलते हैं रेपो दर, इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर, इसको बोलते हैं सांविधिक या वैधानिक तरलता
अनुपात, और इसको बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। इन चारों के बारे में तुम लोग को पता है? बोलो नवीन और जितेंद्र, चारों के बारे में आपको पता है? क्योंकि ये चारों ही इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। ये इस बार 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार इसको कम किया गया है जी, और अभी तक के सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर चल रहा है। बैंक लोन, होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सभी तरह के लोन एकदम लोएस्ट रेट पर चल रहे हैं। इन चारों के बारे में पता है तुम लोग को? बोलो। नहीं पता है? समझाऊं या नहीं? इसको समझने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो, इसको समझाऊं या नहीं? यस सर, समझा दीजिए। वेरी गुड। चलो आइए इसको एक एक करके समझते हैं और देखते हैं क्या है ये। सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट, पहला मैं सारा का डायग्राम बनाता हूं ताकि तुम लोग समझ जाओगे। बैंक रेट,
चलिए देखिए सर, ये जितने भी रेट्स होते हैं इन सब का मैंने एक छोटा सा आपको डायग्राम बना है जिससे आप इसको पूरी तरह से समझ सकें, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान में रखना। हर बार एक क्वेश्चन इनसे होता है, तो इसको आपको समझ लेना है। सब लोग लाइन पे हैं, बिल्कुल ध्यान दे रहे हो? नवीन, नवीन सो गए या जग गए? ठीक है। जितेंद्र, अब मैं समझाने जा रहा हूं, इसलिए अटेंशन पे रहना। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना दोबारा, लेकिन समझना जरूर है। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखिए, देखो बैंक जो है, बैंक भाई थोड़ा सा हमें बैंकिंग सिस्टम समझना होगा, फिर हमको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बैंक जो है वो बढ़िया की तरह काम करती है सर। बढ़िया का मतलब दिल पे मत लेना, अगर कोई बढ़िया हो तो। बढ़िया का मतलब प्रोफेशनल तरीके से। क्या? तो बैंक अपने घर से कुछ नहीं लगाती, 1 रुपया भी नहीं। हम जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, वही पैसा बैंक क्या करती है, दूसरे को लोन देती है, और उससे जो इंटरेस्ट की कमाई होती है, उस इंटरेस्ट से बैंक अपने खर्चे चलाती है। ठीक है? कैसे? एक बार देखिएगा। बैंक जो है कुछ इस तरह से काम करती है। एक मिनट, अकाउंट में सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। लोन में पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन और टूरिज्म लोन। अब वो भी देने लगे हैं बैंक वाले। अब देखिए, सेविंग अकाउंट से क्या करती है बैंक? कहती है कि भैया आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खोलो, आपको इतने % इंटरेस्ट मिलेगा, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। हम सभी लोग अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, और बैंक में, घर में हम पैसा नहीं रखते। पहले के लोग घरों में पैसा रखते थे, अब क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं, 1 रुपया भी नहीं, और एटीएम से जाके विड्रॉ करके ले आते हैं। तो हर किसी के पास सेविंग अकाउंट होता है, और वो अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है। ठीक है? बिजनेसमैन करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है। करंट अकाउंट में उसको इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, लेकिन बड़े डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं, लेन देन करना है, तो उसको आसानी होती है, और घर में पैसा रखने की बजाय वो रोज अपना से करंट अकाउंट में जमा कर दे, जिससे उसका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है। रेकरिंग डिपॉजिट, छोटी बचत। कोई कम कमाने वाला आदमी है तो अपनी छोटी छोटी बचत आप देखेंगे 6 महीने, साल भर और 3 महीने पर जमा करता है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, और फिर एक आपको उसको ग्रॉस अमाउंट मिलता है कुछ अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो रेकरिंग डिपॉजिट होता है। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब आपके पास 2, 4, 10 लाख रुपया है, आपने 8, 9 साल के लिए फिक्स कर दिया, 9 साल बाद वो डबल हो गया, और फिर आप उसको यूज कर रहे हैं। आपके घर का पैसा सेफ एंड सिक्योर भी है, और आपका पैसा डबल भी हो गया। तो इन अकाउंट्स के थ्रू बैंक अपने पास रेवेन्यू जनरेट करती है इनकम के रूप में। ठीक है? और जब ये पैसा आ जाता है बैंक के पास, तो बैंक इन्हें लोन के रूप में अपने कस्टमर्स को देती है। ठीक है? तो आप देखिएगा, अगर सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं तो आपको 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा, उससे कम भी है। लेकिन अगर वहीं आप लोन लेने जाते हैं तो आपको डबल 8%, 9% के करीब में बैंक से आपसे इंटरेस्ट लेती है। जैसे पर्सनल लोन में 10 से लेके 15% तक आपको मिलेगा, होम लोन में 8 से लेके 12% तक, व्हीकल लोन में भी 8% से लेके 15% तक, एजुकेशन लोन में भी 8 से लेके 10% तक, और टूरिज्म लोन में भी आप देखेंगे 9 से लेकर 15% तक। ये बैंक हमसे लोन के रूप में कलेक्ट करती है। ठीक है? अब आप देखेंगे कि इस डबल इनकम से, जहां आपको 4% दिया, आपसे लिया 10%, इससे जो बैंक को इनकम होता है, उसी से बैंक मस्त जगह प्रोमाइसेस लेती है, अपने स्टाफ को सैलरी देती है, और कंप्यूटर, ये दुनिया जहान सब कुछ करती है। ये है बैंक की कमाई का जरिया। बैंक अपनी जेब से कुछ भी नहीं लगाती। ठीक है? अब यहां पर आप देखेंगे कि ये बैंक सिस्टम है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए,
सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट की। इसको हिंदी में बोलते हैं सर बैंक दर। ठीक है, बैंक दर क्या होता है? तो बैंक दर के बारे में कहते हैं कि जैसे बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स, वो कस्टमर के सेविंग्स तो रखते ही अपने पास, इसके अलावा टाइम टू टाइम वो फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत करने के लिए वो आरबीआई से भी लोन लेते हैं और अपने बिजनेस करते हैं आरबीआई से। तो कहते हैं कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, मतलब आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लॉन्ग टर्म दीर्घकाल के लिए लोन देती है, उस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं बैंक दर। जैसे मान लीजिए आरबीआई ने 6.65 पर अगर बैंकों को लोन दिया, तो वो अपना 2% मार्जिन जोड़ के 8.65 से कस्टमर्स को लोन देंगे आगे। अर्थात अगर आरबीआई ने जिस रेट पर आगे फॉरवर्ड किया लोन, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ेगी। अगर आरबीआई सस्ती ब्याज दर पर देती है तो वो भी सस्ती ब्याज दर पर देंगे, अगर महंगी पर देती है तो महंगी पर देंगे। तो ये भी एक टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट में मनी की फ्लोटिंग कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी की फ्लोटिंग कम है, पैसा कम है, तो उस कंडीशन में बैंकों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है, जिससे बैंक भी कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में लोन देते हैं। और अगर लगता है कि मार्केट में मनी की फ्लोटिंग ज्यादा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो इस रेट को हाइक कर देती है, फिर बैंक भी हाइक कर देते हैं। ठीक है, तो मार्केट में मनी की फ्लोटिंग कम हो जाती है। समझ में आ रही बात? तो बैंक रेट का मतलब सीधे सीधे समझना है कि आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन सैंक्शन करती है, लोन देती है, उस ब्याज दर को, उस इंटरेस्ट रेट को हम बैंक दर कहते हैं। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना बताओ? पक्का? नवीन? ठीक है, नवीन। चलिए, जितेंद्र समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आइए हम बढ़ते हैं अगले पे। ये तो हो गया बैंक रेट बॉस। अब हम देखते हैं रेपो रेट। अब देखिएगा मैंने यहां पर क्या लिखा है। ये आईआर का मतलब इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म का मतलब लघु काल, छोटा समय, लोन का मतलब ऋण। ये कह रहा है आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए बैंकों को जिस ब्याज दर पर लोन देती है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसको दूसरे अर्थों में कहते हैं बैंक अपने अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म्स की नीड को फुलफिल करने के लिए जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन लेती है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो अगर आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पर इन्हें लोन देता है, तो ये भी कम इंटरेस्ट रेट पर आगे उसको देंगे कस्टमर्स को। अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर देती है आरबीआई, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर देंगे। समझ में आ रही बात? आई कि नहीं? तो यहां पर ध्यान रखना है, बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस यही है कि यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है आरबीआई, और यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, समझ में आया जी? यस और नो बताओ। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, ये तो बात हो गई रेपो रेट की। अब हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या? आप देखिए यहां पर रेपो रेट में हमने रिवर्स वर्ड जोड़ दिया है। यही कह रहे जी, रिवर्स का मतलब वापस लेना होता है, उल्टा, यही होता है ना, उल्टा। अब देखिए क्या किया, बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू मान लीजिए आरबीआई ने कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ा दी, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर बैंकों को लोन दिया, और बैंकों ने भी कम इंटरेस्ट रेट पर मार्केट में लोन दे दिए। खूब सारा पैसा मार्केट में आ गया, खूब सारा पैसा। जैसे ही मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ती है, उस कंडीशन में क्या होता है, रुपये की वैल्यू कम हो जाती है और गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर इन्फ्लेशन, जिस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो अगर इन्फ्लेशन पार्शियल मतलब थोड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होती। तो उस कंडीशन में मार्केट में मनी की फ्लोटिंग बढ़ गई। अब क्या करेंगे जी? तो उस फ्लोटिंग की करें, एक्सेसिव फ्लोटिंग को कैसे रिवर्स करेंगे?
तो यहां पर आरबीआई क्या करती है, बैंकों को कहती है कि आप अपना जमा हमारे पास जमा करो, आप अपना पैसा हम आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट पर ब्याज ब्याज देंगे। ठीक है, तो बैंक्स के पास जो सेविंग्स होती है वो आरबीआई के पास जमा करता है। तो अब मान लो बैंक को तो बेनिफिट कहीं से मिलना चाहिए, तो वो भी कस्टमर्स को ऑफर करती है कि आइए आप हमारे यहाँ सेविंग अकाउंट खुलवाइए, 4% की जगह 5% देंगे, करेंट अकाउंट पर हम आपको ज़्यादा लाभ देंगे, रेकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट का टर्म कम कर देते हैं। तो मार्केट में जो एक्सेसिव मनी फ्लोट कर रही है वो क्या करती है, वो लोग सोचते हैं यार बैंक में तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, काम करो पैसा बैंक में जमा कर दो। तो जो भी एक्सेसिव मनी है वो बैंक में आती है और बैंक इसको आरबीआई में जमा कर देते हैं। तो मार्केट में जो एक्सेसिव मनी था वो इनडायरेक्टली रिवर्स हो जाता है आरबीआई के पास, और फिर रुपये की वैल्यू जो गिर गई थी वो फिर मेंटेन हो जाती है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? बोलो। फ्रॉम बैंक टू मार्केट, रिवर्स, बिल्कुल 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 जितेंद्र, पहले रेपो रेट में आरबीआई टू बैंक और बैंक टू मार्केट हुआ, अब यहां से फिर रिवर्स हुआ, मार्केट टू बैंक और बैंक टू आरबीआई। रिवर्स इसीलिए वर्ड जुड़ा है ना कि एक्सेसिव मनी जो मार्केट में है उसको रिवर्स कर लेती है आरबीआई बैंकों के थ्रू। ठीक है, चलिए ये हो गया रिवर्स रेपो रेट। क्लियर? अब आइए बढ़ते हैं चौथे पे, एसएलआर। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात या वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, अब ये क्या होता है जी, तो ये है कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट जितना है उसका एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई डिसाइड करती है, उसको अपने पास रिजर्व विथ ऑन, अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखना होता है। रीजन, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। कैसे? तो भाई मान लो किसी बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का टोटल उसके पास सेविंग है, टोटल उसका टर्नओवर है, तो आरबीआई कहती है कि आपको 4% या 5% अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अपने पास आपको रखना है। ऐसा क्यों बोलती है भाई आरबीआई? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक में डिपॉजिट्स तो कस्टमर का ही है ना भाई। अब मान लो तुमने 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, जमा कर दिए बैंक में कि आपका पैसा सुरक्षित है, और बैंक ने उस पैसे को ब्याज पर दे दिया, कस्टमर्स को लोन में दे दिया। अब मान लो तुमको पैसे की जरूरत पड़ी और तुम गए बैंक में कि मुझे 5 लाख रुपए दो, शादी करना है, गाड़ी खरीदना है, कुछ और करना है। बैंक कहे तो पैसा ही नहीं है, तो लोन पे दे दिया, तो क्या तुम बैंक वाले को धोओगे कि नहीं? बिल्कुल। तो बैंक की लिक्विडिटी, अगर मान लो जो भी डिपॉजिट्स है वो सारा लोन पे दे दे, तो बैंक अपने ट्रांजेक्शन्स कैसे करेगी, कैसे लिक्विडिटी मेंटेन रखेगी? तो इसके लिए आरबीआई ने रूल्स बनाए कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखेगी, ताकि अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर सके, जब भी उसको पैसों की जरूरत हो इसको बेच के और वो अपने नीड पूरी कर सके लिक्विडिटी के फॉर्म में। समझ में आई बात? नहीं होगा भाई। जितेंद्र, फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला इंटरेस्ट रिवर्स होगा। फिक्स डिपॉजिट, मान लो तुमने 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया, अब 10 साल के लिए तुम्हारा पैसा तो जमा हो गया, जब तुमने घर पे रखा हुआ था 10 लाख आपने जमा करा दिया, वो रिवर्स हो गया, तो वो इंटरेस्ट रिवर्स थोड़ी होगा, वो तो जमा हो गया और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ये हो गया। तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि एसएलआर में क्या होता है, बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखती है, ताकि कभी अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़े तो उसको मेंटेन रख सके। क्लियर? इसको हम बोलते हैं एसएलआर। क्लियर हुआ? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे पर, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो हिंदी बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। इसका मतलब क्या होता है जी? तो ये कह रहा है
कि बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का, बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट किसके पास, तो आरबीआई के पास जमा रखती है बॉस, आरबीआई के पास बॉन्ड के रूप में, ठीक है, आरबीआई के पास जमा रखती है सीआरआर में। क्यों भाई, क्यों जमा रखती है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि मान लो अगर कभी बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में उसकी साख को बनाए, उसके क्रेडिट को बनाए रखने के लिए आरबीआई उसको ये अमाउंट रिलीज करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो विजय माल्या सारा पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, अब बैंक की तो हालत खराब हो गई, बैंक तो डूबने के कगार पे आ गई। तो यहाँ पर जो कैश रिजर्व रखा है आरबीआई ने अपने पास उस बैंक का, वो मनी उसको ट्रांसफर दे के और फिर उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करती है, ये लो पैसा और इससे अपना बिजनेस करो, ठीक है। तो बैंक की साख को बनाए रखने के लिए बैंकों के टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट आरबीआई अपने पास रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जितेंद्र, जितेंद्र, नवीन कहां चला गया भाई, वेयर इज नवीन, जितेंद्र क्लियर हो गया पूरी तरह से, पूरा समझ में आ गया आपको, यही हूं सर, तो यही हूं तो हाँ या ना कुछ बोलो भाई, हाँ ना बोलते रहो तुम तो, हाँ हूं कुछ भी बोलते ही नहीं, यस सर नो सर कुछ तो बोलो, अगर ऑनलाइन हो तो। 6 लोग ऑनलाइन मुझे शो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों भाई, और कौन कौन है ऑनलाइन, 6 यूजर्स मुझे शो हो रहे हैं ऑनलाइन में, फटाफट एक बार मुझे जवाब दें कि 6 यूजर्स में कौन कौन है, रजनीश भी है, तो रजनीश हाँ ना करने में क्या जा रहा है, पैसा लग रहा है क्या, हाँ ना बोलने में, और कौन है भाई, 3 लोग हो गए, रजनीश, जितेंद्र और नवीन, और कौन है, 4 और कौन लोग हैं, डिम्पल भी है, रोहित भी है, नहीं है, तो और कौन है भाई 6 यूजर्स में, बताओ अपना नाम, अरे नाम तो बता दो, क्या नहीं बताओगे, ठीक है। आइए, ये तो बात हो गई बॉस इन रेट्स की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो अब इसका आंसर क्या होगा ये बता दो मुझे, बताओ 38 का आंसर मैंने समझा दिया है, आंसर तुम्हें बताना है, बताओ आंसर इसका, अभी मैंने समझा दिया है, आंसर बताओ इसका, अंग्रेजी दिखाऊं, बताइए, अरे ये कौन सा था, 39 था ना, ओके, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है, एसएलआर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ भाई, आंसर बताइए इसका, 40 मैं समझा चुका हूं, 39 का आंसर 38 था सर, 38 था, चलो 38 एक बार देख लो, अनुपात के अनुसार बैंकों को अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, बताओ इसका आंसर बता दो 38 का, अरे रिजर्व बैंक के पास रखना होता है भाई, रिजर्व बैंक के पास, राइट आंसर बी होगा ना, और बैंक अपने पास रखती है उसको एसएलआर बोलते हैं। चलो
इसका होगा सी आंसर और उसका होगा बी आंसर। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताओ। 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर, इसको मैंने समझा दिया है तुम लोगों को, आंसर बताना है आपको बस। देखता हूं मैं कितना तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो जो मैंने समझाया था। ये सब मैंने परसों ही तुम लोगों को बता दिया था, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स। हिंदी दिखाऊं? हिंदी देख लो, हिंदी देख लो भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हाट? बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। नवीन, रजनीश, जितेंद्र, बताओ इसका आंसर। 40 का आंसर बताओ। जितेंद्र कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नवीन, देखो सीधे सीधे इसका आंसर जो है इस 40 का वो है सी। सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। इसका मतलब क्या होता है भाई? मैंने आपको समझाया था कि मान लो ये कोई जमीन है 500 गज की और इस पर दो लोग काम कर रहे हैं, दो भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लो 500 केजी, ठीक है, 500 केजी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनल प्रोडक्शन कितना है? 500। अब मान लो एक आदमी और लग गया, ठीक है, एक आदमी के काम करने के बाद भी फाइनल प्रोडक्शन मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं या फाइनल प्रोडक्शन, वो 500 ही है। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्शन 500 ही है, इसका मतलब तीसरा आदमी जो लगा है उसका प्रोडक्शन जीरो है ना, मार्जिनल प्रोडक्शन, उसकी सीमांत उत्पादकता तो जीरो है। तो राइट आंसर सी। समझ में आ रही बात? तीसरा आदमी जो काम पर लगा है उसकी सीमांत उपयोगिता उत्पादन शून्य है, उसके लगने के बाद उत्पादन में देयर इज नो चेंज, तो उसको हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन शून्य है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया उस तरह का, बताइए इसका आंसर बता दो। बैंक एक निश्चित अनुपात में अपने हाथ में नगद रखता है ताकि अपनी साख बनाए रखे, उसे क्या कहते हैं? बताइए। ये तो हिंदी हो गया, ये हो गया इंग्लिश आपका। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स, दिस इज कॉल्ड। बताइए 41 का आंसर बताओ। 41 का आंसर, 41 का आंसर सी, एसएलआर। एसएलआर में बैंक अपने बैंक टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट अपने पास गोल्ड और फॉरेन करेंसी के फॉर्म में अपने पास रखती है ताकि अपनी तरलता को बनाए रख सके। राइट आंसर। एक ही बार कॉन्सेप्ट समझ गए, फिर एकदम खटाखट आंसर देना है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने समझा दिया, इसका आंसर दो। देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम इज, इंडियन इनकम टैक्स इज, बताओ इधर, हिंदी दिखाता हूं। भारतीय आयकर है क्या? बताओ भाई, भारतीय आयकर है क्या है? 42 का आंसर। फोर्टी टू का आंसर बताओ। बिल्कुल राइट आंसर बी होगा। बी और डी मैंने कंफ्यूजन नहीं भाई, प्रत्यक्ष होता है और आनुपातिक होता है, जिस अनुपात में कमाता है। लेकिन इसका आंसर कई जगह आपको डी भी मिलेगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, क्योंकि भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो जो जितना अर्न करता है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या करता है? टैक्स पे करता है। मैंने आपको शुरू की क्लास में बताया था कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ही अपनाया गया है। कैसे? तो आप देखेंगे 0 से 5 लाख कमाए 0%, 5 से 10 लाख कमाइएगा 5% देंगे, 10 से 20 कमाएंगे 10% पे करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आप, तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। और डायरेक्ट का मतलब टैक्स पेयर, गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता है। जो भी उसकी इनकम पर लगाया जाता है वो अपने इनकम का एक फिक्स अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाते में जमा करता है।
तो राइट आंसर इज डी, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए, नाबार्ड इज ए, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड बताइए सर। नाबार्ड इज ए डिपार्टमेंट, बैंक, ब्यूरो और बोर्ड। व्हाट इज, क्या है भाई नाबार्ड? हिंदी में बताता हूं। नाबार्ड एक क्या है? बोर्ड है, बैंक है, विभाग है, ब्यूरो है। जितेंद्र 43 का आंसर बताओ। नवीन मेरे लाल, मेरे हीरो, इतने इजी क्वेश्चंस पर तुम लोग गलती कैसे कर सकते हो? इतने इजी क्वेश्चन पर गलती कैसे हो रही है? आ गए ना लाइन में? यही सिली मिस्टेक होता है भाई, यही सिली मिस्टेक होता है। नवीन बाबू, जितेंद्र बाबू, रजनीश बाबू, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई है। और बाबू भाई ऐसे ही गलतियां करते हैं भाई साहब। देखिए, एक बार मैं भी जब एग्जाम दे रहा था तो उसमें पूछा कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किधर जाएगा? बिना सोचे समझे आंसर दे दीजिए। पूरब से पश्चिम की दिशा में जा रही है तो पूरब की तरफ उसका धुआं आएगा। लेकिन क्या मेरे लाल, इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं देती है क्या? नहीं। तो ऐसे ही ओवर हम लोग जो बिना पढ़े और समझे आंसर देते हैं उसमें इजी क्वेश्चंस का आंसर गलत कर देते हैं। बिल्कुल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंक फॉर सीधे सीधे कर रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं नाबार्ड को। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं NABARD। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी स्थापना एक कमिटी है, शिवरमन कमिटी के रिकमेंडेशन पर इस बैंक को 1982 में स्थापित किया गया। किस लिए? तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। क्यों भाई? तो क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय जो नेशनलाइज बैंक थे वो गांव में नहीं जाते थे, क्योंकि बैंक वहीं जाती है जहां पर उसको क्या सेविंग्स मिले और उसका जो उसकी जो खर्चे हैं उसके वो मेंटेन हो सके। तो बड़े बड़े बैंक पहले गांव में नहीं हुआ करते थे। तो गांव के डेवलपमेंट के लिए फिर क्या करेंगे, कैसे फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेंगे? तो इंदिरा गांधी ने को रिकमेंड किया था शिवरमन कमेटी ने कि एक काम कीजिए, स्पेशली एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास के लिए आप एक बैंक स्टैब्लिश किए जो इन दोनों को प्रमोट करे और इनके विकास को योगदान दे। तो इस समय मास लेवल पर नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास को लोन, ऋण मुहैया कराती है और उनके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, ग्रामोद्योग की तरह बोर्ड नहीं समझना है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो इट्स ए बैंक। तो राइट आंसर इज बी। अब इसमें ये है, बैंक में तुमको कंफ्यूजन इसलिए कि आम आदमी मतलब लोग नॉर्मली इसमें अकाउंट ओपन नहीं कराते, मतलब बचत खाता नहीं खुलवाते, इसमें करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट नहीं होता है। ये फाइनली ये लोन लेती है और देती है, मतलब लोन देने का काम करती है डिफरेंट सोर्सेज के लिए, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि बैंक नहीं है, बोर्ड है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नवीन, जितेंद्र, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताइए 44 नंबर का, द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। बताइए, हिंदी दिखाता हूं। भारत का बृहद राष्ट्रीयकरण बैंक है, कौन सा है भाई? सब लोग, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। देखिए आंसर इसका आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया है। इसका राइट आंसर है क्या हो गया,
इसका राइट आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे एक सवाल का जवाब देना है आपको, एक सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए। 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला, ध्यान रखना, एसबीआई का पुराना नाम बताओ, ओल्ड नेम। दूसरा क्वेश्चन बताना है आपको कि मैक्सिमम कंट्री में ब्रांच। तीसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम कंट्री में मैक्सिमम ब्रांच। इन तीनों का आंसर देना है आपको। बताओ, एसबीआई का ओल्ड नेम क्या है, पुराना नाम क्या है? बताओ भाई, नहीं पता? हाँ या ना में जवाब देना। कब कब बनी इंपीरियल बैंक? ईयर बताओ, ईयर बताओ नवीन। चलो, रॉन्ग आंसर नवीन। देखो, अब इनको समझिए। 4 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं ना, 3 क्वेश्चन, तीनों का आंसर बता रहा हूं, ध्यान देना आपको। इन तीनों का आंसर बताता हूं मैं। पहला, सबसे पहले आप देखिएगा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे बॉस। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन कौन से? तो एक था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में बना दिया गया इनको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। ठीक है, सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल स्थापित किया गया था, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर बैंक ऑफ मद्रास। और आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार अंग्रेजों ने इन बैंकों को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। अब इनके पास इतना फंड नहीं था कि ये सेपरेट चल सके, तो इन तीनों बैंकों को 1921 में मर्ज कर दिया अंग्रेजों ने और नाम दिया इंपीरियल बैंक। और फिर इसी इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया गया 1955 में, 1955 में, और नेशनलाइज करके इसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। 1955 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण, और राष्ट्रीयकरण करने के बाद इंपीरियल बैंक का नाम चेंज कर दिया गया और नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। समझ में आई बात? पहले क्वेश्चन का आंसर यहां तक समझ में आ गया नवीन? आराम से सोच समझ के आंसर दो, गलत नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल सोच समझ के। यहां तक क्लियर हो गया? आइए बढ़ते अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जी कि मैंने कहा कि वो कौन सा बैंक है जिसका सबसे अधिक देशों में ब्रांच है, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि वो कौन सा बैंक है जिसका सबसे अधिक देशों में अधिक ब्रांच है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था ये, और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो है, उसका आंसर है एसबीआई। दोनों का मतलब क्या है? मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन में पूछा कि वो कौन सा बैंक है जिसका विदेशों में सबसे अधिक ब्रांच है, तो उसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। मतलब विदेश में सबसे अधिक ब्रांच है। सबसे अधिक ब्रांच का मतलब, मान लो 40 देश में 80 ब्रांच, एक ही देश में 2 ब्रांच, 4 ब्रांच हो गए। ठीक है, विदेशों में अधिक ब्रांच। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि वो कौन सा बैंक है जिसका सबसे अधिक देशों में अधिक ब्रांच है,
140 देशों में 140 ब्रांच। तो अधिक देशों में अधिक ब्रांच हुए, उसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नवीन, जितेंद्र, रजनीश? क्लियर हो गया जी यहां तक? अरे हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो में रिप्लाई करो मुझे। पानी पी लूं थोड़ा सा। ये समझ में आ गया नवीन? हाँ या ना बोलो भाई। चलो बढ़ते आगे। बताओ, विच इंस्टीट्यूट इज नोन एज एपेक्स बॉडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए आप। आपको आंसर अच्छी तरह से इसका पता है, बताओ। विच इंस्टीट्यूट इज नोन एज एपेक्स बॉडी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? हिंदी दिखाऊं? कह रहा है कौन सी संस्था कृषि विकास के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में जाना जाता है? बताओ, आंसर बताइए। इसका आंसर है ए, नाबार्ड। अभी अपन बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एपेक्स बैंक है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ये लोन सैंक्शन करता है, लोन देता है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बताइए, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन ईयर? बताओ, आंसर बताइए। रॉन्ग आंसर रजनीश, रॉन्ग आंसर 45 46 का। हिंदी बताता हूं। योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताओ भाई, आंसर बताओ इसका, तब मैं आगे बताऊंगा। नवीन, 46 का आंसर बताओ। देखो, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा देना चाहता हूं। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो, दोनों मैं आपको एक बार दोनों के साथ दोनों समझा देता हूं। एक तरफ तो है ये प्लानिंग कमीशन, और दूसरी तरफ है नीति आयोग। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। प्लानिंग कमीशन को हिंदी में बोलते हैं योजना आयोग, और इसको बोलते हैं हिंदी में नीति आयोग को नीति आयोग ही बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में इन दोनों के रिगार्डिंग मैं दोनों कंपेयर करके बता देता हूं आपको। पहला, सबसे पहले इनका फाउंडेशन ईयर क्या है, मतलब स्थापना वर्ष 15 अप्रैल 1950। इसका 1 जनवरी 2015। ठीक है, दोनों का। उसके बाद दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तीसरा, चेयरमैन पीएम होता है, इसका भी चेयरमैन पीएम ही होता है। जब इसको डिसॉल्व किया गया उस समय इसके वाइस चेयरमैन थे मोंटेक सिंह आहुलवालिया, और फर्स्ट चेयरमैन थे गुलजारी लाल नंदा, वाइस चेयरमैन। इसके वाइस चेयरमैन थे कौन? इसके वाइस चेयरमैन तो अभी राइट नाउ है राजीव कुमार, और फर्स्ट थे
अरविंद पनगड़िया, ठीक है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे एक सीईओ होता है, उस समय थे इसके सिंधु श्री खुल्लर, इसके भी वही रहे सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, बट अभी राइट नाउ अभी है अमिताभ कांत, ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें भी फुल टाइम मेंबर की पोजीशन थी 5, यहाँ भी 5 फुल टाइम मेंबर की पोजीशन है, ठीक है, बट अभी इसमें 4 अपॉइंटेड हैं, 4 लोग, 4 मेंबर्स। कौन कौन से? पहला विवेक देवराय, दूसरा बीके सारस्वत, तीसरा प्रोफेसर रमेश चंद, और चौथे हैं वीके पॉल। ये अभी 4 मेंबर्स हैं। उसके बाद ऑल चीफ मिनिस्टर्स स्टैट्यूटरी मेंबर ऑफ नीति आयोग, सॉरी प्लानिंग कमीशन, यहाँ भी सेम है, सभी चीफ मिनिस्टर और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके मेंबर होते हैं। इसको थिंक टैंक कहा जाता है। किसको? नीति आयोग को। समझ में आ रही बात? आइए इसको थोड़ा फटाफट समझ ले हम, क्या है कहानी। प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था कब? 15 अप्रैल 1950 को, ठीक है। उसके बाद इसके ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब इसके बारे में संविधान में मेंशन नहीं है। कैबिनेट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बॉडी फॉर्म की जिसको हम प्लानिंग कमीशन के रूप में जानते हैं, तो इसलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं हिंदी में। चेयरमैन कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। उसके बाद एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया, तो जब अपॉइंट किया गया उस समय गुलजारी लाल नंदा, तो चेयरमैन तो जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा इसके वाइस चेयरमैन थे। जब इसको डिसॉल्व किया गया 2015 में, उस समय मोन्टेक सिंह आहलूवालिया इसके वाइस चेयरमैन थे। उसके बाद एक सीईओ होता था, तो सीईओ थे उस समय सिंधु श्री खुल्लर इसके। यही अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इसका फाउंडेशन ईयर है, मतलब इससे पहले 2014 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया, उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग को फुल फॉर्म बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान इसको हम बोलते हैं। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसकी जगह ही इसको फॉर्म किया गया है। इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। इसका भी एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया जिनका नाम था अरविंद पनगड़िया, जिन्होंने रिजाइन कर दिया 2 साल पहले, और उनकी जगह राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है, जो अभी भी है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। उसके बाद सीईओ अपॉइंट किया गया था, तो सीईओ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है सिंधु श्री खुल्लर, बट इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, मतलब इनका टेन्योर खत्म हो गया, तो अमिताभ कांत को बनाया गया, और अभी अमिताभ कांत बने हुए हैं इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद 5 पूर्णकालिक सदस्यों के स्थान इसमें दिया गया था। इसमें भी सेम पोजीशन रही, लेकिन वो 5 पूर्णकालिक अलग अलग फील्ड के रखे गए। जैसे विवेक देवराय, ये एक इकोनॉमिक्स हैं। बीके सारस्वत, ये डीआरडीओ के एक्स चीफ रह चुके हैं। प्रोफेसर रमेश चंद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। बीके पॉल एक नियोटोलॉजिस्ट हैं, नवजात शिशु विशेषज्ञ। तो इनको अभी अपॉइंट किया गया है, 4 लोग अभी हैं, ठीक है। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को इसका वैधानिक सदस्य बनाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरी के, इनको भी वैधानिक सदस्य बनाया गया है। इसको नाम दिया गया है नीति आयोग को थिंक टैंक, बौद्धिक संस्थान, मतलब कुछ इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप जिसमें जब गवर्नमेंट को जैसी जरूरत होगी इंटेलेक्चुअल से रिकमेंडेशंस लेगी और उसको फॉलो करके रूल्स बना के देश में इंप्लीमेंट करेगी। तो इनको नाम दिया गया कि थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट का,
जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में कोऑपरेट करेगी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कई सारे चेंजेस देखने को मिले हैं नीति आयोग के अंतर्गत। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो और आगे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर करने की स्थिति में होंगे। हाँ, इन लोगों के नाम और इनके ब्रांच पूछे हैं एग्जाम में, तो ये बात ध्यान में रखना तुम लोग। क्लियर? क्या मैं उम्मीद करूं कि अभी जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया? यस और नो में मुझे रिप्लाई करें। अगर कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे सवाल करो, क्वेश्चन पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो। नवीन, जितेंद्र और रजनीश, बोलो भाई क्या हुआ? समझ में आई भाई? नवीन सो गए क्या? यस और नो लिखने में इतना टाइम लगता है तुम लोगों को? रजनीश, जितेंद्र, नवीन, जल्दी फटाफट रिप्लाई करो। ये है इनके बीच। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है जी? 46 का राइट आंसर 15 अप्रैल 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, शेयर बाजार किसके नियंत्रण में है? आंसर दीजिए। नवीन ये बताओ कि मैं यार तुम, अच्छा यस यस लिख दिया है तुमने, इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई करने में? नवीन, मैं तुमसे पूछ रहा हूं और रजनीश से भी, जितेंद्र से भी, कि मैं अगर कोई चीज पूछ रहा हूं तो तुम लोग को इतना टाइम क्यों लग रहा है रिप्लाई करने में मुझे? बोलो। क्यों टाइम लग रहा है भाई इतना? पीछे जो बताया वो समझ में आ गया? सर नेट लेट चल रहा है। चलिए ठीक है, यस नो में सीधे रिप्लाई कर दो ना, वाई या और नो एन, एन डालोगे तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। चलिए, शेयर बाजार, शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है? आंसर आप लोगों ने क्या बताया? 47 का सी, बिल्कुल। आरबीआई नहीं करता है, सीआईआई भी नहीं करता है, एनएससी भी नहीं करता है। राइट आंसर ही सी है, एसएबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक प्राधिकरण, इसको हम बोलते हैं। 1988 में इसकी स्थापना हुई और 92 में इसको लीगल राइट्स दिए गए काम करने के लिए। तब से शेयर मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आंसर दो। इफेक्ट ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टू, हिंदी हिंदी दिखाऊं? ओके, अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव होता है। बताइए, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टू, बताओ। डी बताया आपने, इफेक्ट्स ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्सेस इज टू। नवीन ने डी आंसर दिया है और रजनीश ने क्या दिया है भाई? कुछ नहीं दिया आंसर। बताओ डी, नवीन कैसे होगा डी? कीप द प्राइस कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट कैसे होगा? मैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं फिर आंसर बताना तुम। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल बताया था, EXCUSE, एक्सक्यूज मी। ई एक्स से मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी, एसई से सर्विस टैक्स, एम से बताया था वो वैट, ये वैल्यू एडेड टैक्स, ई से एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, मनोरंजन कर।
ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया था। अब मान लो कि किसी गुड्स पर अगर एक्साइज ड्यूटी, जैसे पेट्रोल पर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है कि 30% एक्साइज ड्यूटी और 20%, या आप देखेंगे 30% लेता है मान लो वैट, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अब मान लो ये 30% से घट के अगर 25% अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी? ये भी छोड़ दो, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन कर। आप जाते हैं मूवी देखने, मूवी की टिकट 100 रुपये है और उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स मान लो 70% ले रही है सरकार। अब उसको कम करके 50% कर दे तो मूवी की टिकट अब 70 रुपये से कितनी होगी? घटेगी कि बढ़ेगी? आंसर बताओ। अब आंसर बताओ इसके अकॉर्डिंग। नवीन, अब आंसर बताओ इसका। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई ना बात भाई। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा? कीमतों को, कीमत जो है वो घट जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। यही होता है ना। अभी आपने देखा पीछे पेट्रोल इतनी महंगी थी तो गवर्नमेंट ने वैट और सर्विस, गवर्नमेंट ने वैट और एक्साइज ड्यूटी दोनों कम कर दी थी। याद है 5-6 महीना पहले, उससे लॉकडाउन से पहले पेट्रोल की प्राइस कितनी हाइक हो गई थी? तो एक्साइज और वैट दोनों ही कम किया था सभी गवर्नमेंट ने, 2%, 3%, 4%। तो पेट्रोल की कीमत कम हुई थी। तो अगर अप्रत्यक्ष कर को कम करते हैं तो उससे प्राइस जो है वो कम होती है, अगर बढ़ाएंगे तो उसकी रेट और बढ़ जाएगी। तो कीमतों को घटाना, भाई घटाने, कीमत स्टेबल तो रह ही नहीं सकती अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंजेस हो रहे हैं तो। क्लियर? चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए आंसर दो। 49, द गोल्डन क्वाड्रिंगल प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? वाटर, एयरवे, रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेल ट्रांसपोर्टेशन। बताइए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये बना, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इज रिलेटेड टू किससे? राइट आंसर सी, सड़क मार्ग। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनको गोल्डन क्वाड्रिंगल से जोड़ा गया है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के दूर चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सड़क मार्ग। रोडवेज से जोड़ा गया है इनको, ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी इजीएस्ट हो सके और गुड्स की सप्लाई भी प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। फटाफट आंसर दो, मैं देख रहा हूं। आंसर दो 49। 50 का आंसर दो भाई, क्या हुआ? 50 का आंसर दो, बहुत इजी है। 50 का आंसर जल्दी, मैं वेट कर रहा हूं। फिफ्टी का आंसर क्या हुआ? नहीं पता किसी को? हाँ या ना में कुछ तो बोलो कि सर नहीं पता है, पता है, हैं? 49 का सी तो लगा दिया है। चलो, 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे विजय एल केलकर। मनमोहन सिंह कब बन गए भाई? मनमोहन सिंह कब बन गए? नवीन, नवीन आंसर दो।
13th फाइनेंस कमीशन के थे विजय एल केलकर, और इस आयोग की स्थापना की गई थी 2007 में, और इसका ऑपरेशनल टाइम पीरियड जो था 13th 5 ईयर प्लान का वो था 2010 से 15। ये ध्यान रखना है कि विजय एल केलकर इसके चेयरमैन थे। 2007 में इस कमीशन को फॉर्म किया गया था और इसका टेन्योर ऑपरेशनल टाइम पीरियड रखा गया था 2010 से 2015। ठीक है, 13वें वित्त आयोग का। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा है। कल मैंने आपको वित्त आयोग के बारे में बताया था, 14वें वित्त आयोग का भी बताया था, और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में बताया था, और वित्त आयोग से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ध्यान में उनको रखना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है जी, बताइए। हिंदी दिखाऊं क्या तुम लोगों को? बताओ, हिंदी दिखाऊं? यस और नो बोलो भाई, क्या हुआ? इतना इंटरनेट स्लो थोड़ी चलता है यार। चलो हिंदी दिखा देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचलन से बाहर कर देती है। ठीक है, खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचलन से बाहर धकेल देती है। बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति को एक और औजार है। बताइए, दो एकदम देख के आराम से सोच के बताना है इसका आंसर मुझे, सोच के बताना है। पढ़ लिया इसको? इंग्लिश दिखाऊं क्या? पहले तो हमें दो बातें यहां समझनी होगी कि यहां पर ये बॉस, कि ये बैड मनी और गुड मनी क्या होता है। ये बैड मनी और गुड मनी, अगर बैड मनी गुड मनी जानोगे तो ही आंसर दे पाओगे। नवीन, डू यू नो अबाउट दैट? जितेंद्र, बैड मनी गुड मनी मालूम है क्या तुमको? जितेंद्र और रजनीश, क्या आपको बैड मनी और गुड मनी के बारे में मालूम है? नहीं पता है सर। तो फिर आप कैसे इसका आंसर दे रहे हैं बी? बताइए, जब आपको नहीं मालूम है तो आप इसका आंसर बी कैसे लगा रहे हैं? इसका मतलब आप तुक्का लगा रहे हैं, हनुमान गियर लगा रहे हैं, है ना? सही बोल रहा हूं ना मैं? तुक्का बेसिक नहीं पता सर, तुक्का। चलिए देखो इधर, अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर तुम इसका आंसर बताना। देखो, तुम लोगों ने पहले वाला 5 रुपए का सिक्का देखा है क्या? जो पहले आता था,
जो इतना मोटा होता था और बहुत हैवी होता था, देखा होगा ना, पहले के 5 रुपए का सिक्का। कई लोग उस 5 रुपए के सिक्के को घर में जमाने लगे कि उसमें चांदी है, और उसको गला के उससे ज्यादा कीमत हम वसूल लेंगे। मतलब पहले जो कॉइन्स प्रिंट होते थे उनमें जो प्रिंटेड वैल्यू होता था, अंकित वैल्यू, उससे ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी। मतलब 5 रुपए के सिक्के को बनाने में 6 रुपए की कॉस्ट होती थी, या उससे अंकित वैल्यू से ज्यादा उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी। आपको याद होगा पुराना जो 5 रुपए का सिक्का कितना हैवी होता था। लेकिन वहीं अगर आप आज के डेट में देखें, 1 रुपए का सिक्का देख लो, 50 पैसे का सिक्का देख लो, उस जमाने में पुराने जमाने वाले आपने देखे होंगे तो कितना हैवी होता था। अगर 2-4 सिक्के जेब में रख लिया आपने तो जेब ही फट जाती थी। 1 रुपए का सिक्का भी कितना हैवी होता था उसका आयरन। लेकिन अगर आज के सिक्कों को आप देखेंगे तो इतने हल्के हो गए। 5 रुपए का सिक्का तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, 5 रुपए का, ऐसा लगेगा कि 50 पैसे का सिक्का है, जिसकी प्रिंटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कम है। तो जिन कॉइन्स का प्रिंटेड वैल्यू जो है वो उससे अधिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं गुड मनी। और ऐसे कॉइन्स जिनकी प्रिंटेड वैल्यू ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है, अर्थात 5 रुपए तो उस पर प्रिंटेड वैल्यू है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने में 3 रुपए या 2 रुपए लगे हैं, ठीक है, ऐसे को हम बैड मनी बोलते हैं। तो जब भी मार्केट में बैड मनी आती है तो क्या होगा, गुड मनी रहेगी या बाहर निकल जाएगी? अब बताओ, आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई ये बताओ मुझे। ये जो मैंने अभी समझाया तुमको, ये समझ में आया कि नहीं ये बताइए। क्लियर हो गया? अब इसका आंसर बता दो। अगर क्लियर हो गया तो इसका आंसर बताओ। बताओ बताओ। अब मैं तुम्हारे सामने इसका वो रखता हूं आंसर की। विजय केलकर तो हो गया, ये हिंदी में बताओ आंसर। आंसर बताइए, अगर क्लियर हो गया तो आंसर बताइए इसका। ये शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप समझ, निकृष्ट का मतलब बुरी, मतलब बैड मनी, और खरी का मतलब गुड मनी, अच्छी मुद्रा। आंसर बताओ, आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो बताओ भाई, आंसर बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। अगर समझ गए तो आंसर बता दोगे, और अगर नहीं समझे तो आंसर नहीं बता पाओगे। जितेंद्र, बी कैसे होगा? खरी मुद्रा, खरी मुद्रा मतलब बैड मनी, बैड मनी गुड मनी को संचलन से बाहर, गुड मनी बैड मनी को संचलन से बाहर धकेल देती है। भाई पुराने जो 5 रुपए के सिक्के हैं और जब नए 5 रुपए के सिक्के आए तो क्या वो सिक्के नहीं चले? बताओ मुझे, क्या पुराने 5 रुपए के या जो 10 रुपए के सिक्के थे पहले वो चलते थे? जब नई करेंसी आई तो क्या वो सिक्के आज भी चल रहे हैं? बताओ, क्या वो सिक्के अभी भी चल रहे हैं कि वो पुरानी करेंसी ने उनको इनवैलिड कर दिया? बताओ आंसर। जितेंद्र और रजनीश, बी आंसर कैसे होगा? गुड मनी ने बैड मनी को संचलन से बाहर धकेल दिया क्या? मतलब पुराने सिक्कों ने नए सिक्कों को बाहर कर दिया, या नए सिक्कों ने पुराने सिक्कों को बाहर कर दिया? बताइए, गिव मी आंसर। अभी भी तुम लोग कंफ्यूज हो यार। राइट आंसर ए होगा ना भाई। भाई जब पुराने 5 रुपए के जो सिक्के थे इतने मोटे मोटे होते थे और इतने हेवी वो चल रहे थे, जैसे ही नई करेंसी आई जिसको हम बैड मनी बोलते हैं, उसने इस गुड मनी को संचलन मतलब जो मार्केट में रन कर रहा था, क्या उसको बाहर नहीं कर दिया? अब क्या तुमको एक भी पुराना वाला 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे का तो खैर खत्म ही हो गया, 1 रुपए
और 2 रुपए या 5 रुपए के एक भी सिक्के आपको पुराने वाले मिले हैं? बता दो, एक भी कोई दिख जाए? एक भी नहीं दिखेगा। इस समय में पूरी तरह से आपको इतने छोटे छोटे सिक्के और इतने हल्के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई ये बैड मनी ने गुड मनी को बाहर कर दिया, इसलिए वो नहीं मिलते आपको। क्योंकि अब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही कम है और जो प्रिंटेड जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, तो जो प्रिंटेड वैल्यू जब ज्यादा होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है तो उसको बैड मनी बोलते हैं, और जिसकी प्रिंटेड वैल्यू कम होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है उसको हम गुड मनी बोलते हैं। तो जैसे ही बैड मनी मार्केट में आती है, गुड मनी को मार्केट से बाहर कर देती है। राइट आंसर इज ए। अब समझ में आया जी? अब समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। क्लियर हुआ? नवीन, नवीन कहां गायब हो गया भाई? रजनीश समझ में आ गया? क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर। व्हाट एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट इज एम्ड एट द 10th 5-year प्लान? 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो ग्रोथ रेट था, जिसमें मैंने आपको बताया बार बार एग्जाम में पूछता है क्या, तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होता है वो पूछता है, और उसका अचीवमेंट भी पूछता है कि उस 5-year प्लान में हमने कितना अचीव किया था। तो यहां पर वही पूछ रहा है कि 10th 5-year प्लान में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना था। चलिए बताइए आंसर इसका, बताइए सर फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। टारगेट 8% था बट अचीवमेंट 7। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, राइट आंसर इज ए। 8% टारगेट रखा गया था बट अचीवमेंट जो है वो 7.5 रहा। ठीक है, अब इसका टेन्योर बता दो मुझे। इसका टेन्योर क्या था? कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल टाइम पीरियड क्या है 10th 5-year प्लान का? बताओ फटाफट। 2 से 7? 2 से 7 नहीं भाई, 2002 से 2007। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना है भाई। 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 17 था। अब इसमें से 5-5 साल माइनस कर लो। 11 का 7 से 12 और फिर 10 का 2 से 7। ठीक है, तो इसका टेन्योर था 2 से 7 और 8% टारगेट रखा था, 7.5% अचीवमेंट रहा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 आंसर बताइए। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? पहला ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? बताइए, गिव मी आंसर। जितेंद्र रॉन्ग आंसर, राइट आंसर इज डी। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक कहां पर? तो यूपी के मुरादाबाद में प्रथमा नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के 1975 में। तो राइट आंसर इज डी, 1975। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया जी? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई सबको बात? क्लियर हुआ? ओके, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग फिर नए जोश और जुनून के साथ, और नए क्वेश्चंस देखेंगे और उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट, गुड बाय।